नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोग स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने 5वें अध्याय का आधा पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वन नीति पढ़ी थी जो हमारी लेटेस्ट आई है उसके बारे में। उसके बाद हमने जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ पढ़ी। उसके बाद हमने वनों के प्रकार पढ़े। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो वन नीतियाँ पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम राष्ट्रीय उद्यान पढ़ेंगे और उसके बाद वन्यजीव विहार। तो शुरू करते हैं आपका आज का अगला सेशन। चलिए, 1865 में भारत का पहला वन कानून आया और इस वन कानून का नाम क्या था? भारतीय वन अधिनियम। उसके बाद 1884 में कार्य योजना वन विभाग की स्थापना हुई। 1948 में क्या होता है? केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना होती है। ये 3 संस्थान ऐसे हैं जो हमारे बने थे शुरू में वनों के लिए। 1950 में वन महोत्सव की शुरुआत होती है। पहला वन महोत्सव होता है ये। फिर 1962 में नई राष्ट्रीय वन नीति लागू हो जाती है। उसी को संशोधित करके 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति आती है। अब जो हमारा पहला वन कानून आया था भारत का, उसके अध्यक्ष कौन अपॉइंट होते हैं? 1865 में ही डॉक्टर डीटरिच बेंडिस। आप लोग अगर कभी FRI गए हों तो उसके 2 गेट हैं। पहला जो मेन गेट है और जो दूसरा गेट है, उस गेट को जाना जाता है डॉक्टर डीटरिच ब्रेंडिस गेट के नाम से। कभी जाओगे तो देखना। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हुई देहरादून में। 1884 में उसका नाम बदला गया और क्या रखा गया? इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल। तभी 1906 में उसका नाम फिर से बदला गया और रखा गया इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। और 1914 में चांदबाग में स्थानांतरित किया गया। 1947 में एक बार फिर इसका नाम चेंज हुआ और क्या रखा गया फाइनली? FRI। और इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का कब दर्जा मिला? 1991 में। डीम्ड क्या होता है? जो अपने पेपर्स एग्ज़ाम्स खुद कराता है, खुद वहाँ के रिजल्ट जारी करता है। मतलब उसको किसी और महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में इतना सक्षम है कि ये काम कर सके। 1929 में क्या होता है? इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना होती है कुलागढ़ में। ये भी आपका देहरादून में। अब बात करते हैं वन आंदोलन के बारे में। पहला वन आंदोलन रवई। रवई हमारा कहाँ हुआ? टिहरी में हुआ। और ये 30 मई 1930 को ये घटना घटी। इसमें जो गोली चलाई थी वो चक्रधर जुयाल ने चलाई थी मासूम लोगों पर। और किसका काल था अगर पूछा जाए तो? नरेंद्र शाह का। देखिए, इनमें और कुछ है, बहुत कुछ है मतलब बताने के लिए, लेकिन अभी हम परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हमें उतना ही पढ़ना है जितना उसमें दे रखा है। जब मैं आपको साइड बुक पढ़ाऊँगा कोई, तो उसमें बहुत डिटेल्स में बताऊँगा, तो आप उस चीज़ से मतलब निश्चिंत रहिए। चिपको आंदोलन 1972 से क्या होता है ना कि कटाइयाँ शुरू हो जाती है वनों की। उसी के बाद 1974 में ये आंदोलन शुरू होता है। कौन करता है शुरू? रैनी गांव की रहने वाली गोरा देवी। और इसमें एक स्लोगन निकलता है, वो नारा निकलता है कि हिम पुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार। जो वन नीतियाँ आई थी उस टाइम पे, उसमें ये था कि सारी की सारी जो वन थे वो मतलब ठेकेदारों को दे दिए गए थे कि तुम काट लो और यहाँ सफाई कर दो। हाँ भैया। तो ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? जो ये आंदोलन चल रहा था उसके आंदोलनकारियों द्वारा। 1970 में एक और नारा आया कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट जो थे वो इसमें बहुत मतलब मुख्य रूप से इसमें एक्टिव थे। और सुंदरलाल बहुगुणा ने जो नारा दिया वो दिया हिमालय बचाओ देश बचाओ। चंडी प्रसाद भट्ट को रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला 1982 में। और 1977 से अक्टूबर 1977 मतलब जो ये 1970 का आंदोलन हुआ था वो अक्टूबर 1977 में हुआ था। फरवरी 1978 में क्या हुआ कि पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। ठीक है।
डूंगा पैंतोली आंदोलन। ये जो बांज के पेड़ होते हैं हमारे, उनको काटने के विरोध में था। तो पूरा पूरा जंगल काटा जा रहा था बांज का, तो उसके विरोध में ये एक आंदोलन शुरू किया गया था, पानी राखो आंदोलन। ये उफरे खाल जो पौड़ी में पड़ता है, वहाँ से शुरू हुआ था। और इसी में सच्चिदानंद जो सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा, सॉरी ये सच्चिदानंद भारती हैं। आपको अगर मैं बताऊँ, सच्चिदानंद सिन्हा तो हमारे पहले कौन थे, जो संविधान सभा था उसके अस्थाई अध्यक्ष थे, जो 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी। सॉरी मतलब जो ये सेशन चला था लाइब्रेरी में दिल्ली की। तो सच्चिदानंद भारती जो थे, उन्होंने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की और महिला मंगल दलें भी इसमें शामिल थी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रक्षा सूत्र आंदोलन। ये 1994 में टिहरी से शुरू हुआ, और टिहरी के किस क्षेत्र से, बिलंगना क्षेत्र से। फिर आता है हमारा छीनो झपटो आंदोलन। ये हमारा चमोली के लाता गांव से शुरू हुआ और 21 जून 1998 में शुरू हुआ। मैती आंदोलन। मैती आंदोलन के सूत्रपातकर्ता कौन बोले जाते हैं, कल्याण सिंह रावत। ये 1996 में शुरू किया गया। मैती मतलब होता है मायका, और इसमें एक प्रथा शुरू हो गई है कि विवाह समारोह जो होता है, तो वर और वधू जो होता है वो वृक्ष लगाते हैं, एक एक वृक्ष लगाते हैं मायके में। जो ये शुरू किया गया, मतलब ये जो अभी चल रहा है फिलहाल में, ये ग्वालदम इंटर कॉलेज जो है उनकी छात्राओं के द्वारा, जो बेतनी बुग्याल है वहाँ पे की मतलब पौधों की देखभाल होती है। तो आज भी चलता है ये बेतनी बुग्याल। आप याद रखिएगा कि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि मैती आंदोलन का जो संबंध है वो किस बुग्याल से है, तो मैती सॉरी बेतनी बुग्याल से। अब पढ़ लेते हैं योजनाएं क्या क्या आई। पहली, मिश्रित वन खेती मॉडल आया, जो जगत सिंह चौधरी, जिन्हें जंगली भी कहा जाता है, उनके द्वारा लाया गया। ये रुद्रप्रयाग के कोटमल्ला क्षेत्र से बिलोंग करते थे और 2006 में आर्यभट्ट सम्मान इन्हें मिला। वृक्ष मानव किसे कहा गया, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। 1949 से कार्यरत है। अपना गांव अपना वन, ये किससे रिलेटेड था, जो अतिक्रमण चल रहा था वहाँ पे वृक्षों को काटने का, उसको हटाकर वृक्षारोपण की ओर इसका ध्यान ले जाना उद्देश्य था। नागरिक व स्वयं वन विकास योजना, ये पहली बार था कि जब वैज्ञानिक ढंग से इसके मतलब ये कोई आंदोलन शुरू हो रहा था, मतलब इसमें साइंटिफिकली चीज़ें हो रही थी। वन पंचायत, उत्तराखंड में कितनी वन पंचायतें हैं, 12,168। वन पंचायत व्यवस्था 1931 से शुरू हुई, और महिलाओं को इसमें कितना आरक्षण है उत्तराखंड में, 50%। आप लोगों को पता है 2008 में ये रूल चेंज हुआ था कि 33% से बढ़ाकर 50% महिलाओं का आरक्षण कर दिया गया था वन पंचायतों में। लोक नियोजन की जो अवसर हैं उनमें आज भी 33% ही आरक्षण है। फिर उनका कास्ट का मिल जाता है, जिस कास्ट में वो होती हैं, उस पर हम अभी चर्चा नहीं करते हैं। 9 में से 4 महिला अनिवार्य होती हैं वन पंचायतों में। नर्सरियाँ, 6 जनवरी 2006 को पौधरोपण नीति लागू हुई, और उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया था जिसने नीति लागू की थी। इको टास्क फोर्स का गठन कब हुआ, 2008 से 2009 के बीच में। पहला वन्यजीव संरक्षण केंद्र 1935 में मोतीचूर वन्यजीव विहार बना, जो आज के टाइम पे क्या है, राजाजी में समाहित है। और राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई, 1983 में हुई। अभी हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि हमारे नेशनल पार्क। सबसे पहले आते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में। 1936 में इसकी स्थापना हुई, और हेली नाम से इसकी स्थापना हुई थी। शुरू में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था, जो वहाँ का तत्कालीन गवर्नर था। देखिए आप समझ रहे हैं ना कि किस तरीके से मैंने लिख रखा है। 1936 मतलब स्थापना, नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, और यहीं पे लिख दिया कि तत्कालीन गवर्नर उस टाइम पे थे, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया था। आप चीज़ों को समझते चलिए, ठीक है। आपकी बुद्धि काफ़ी विकसित हो चुकी है। वो बच्चे होते हैं जिनको हर चीज़ एक एक चीज़ मतलब समझानी पड़ती है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। थियोरिटिकल लैंग्वेज लिखने की अब ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। ये एशिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है,
1947 के बाद इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया और इसका नाम रखा गया रामगंगा नेशनल पार्क। फिर 1957 में फिर से इसका नाम परिवर्तित हुआ और इसका नाम रखा गया कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब इसकी फिर से मांग चल रही है कि इसका नाम चेंज हो और फिर से रामगंगा नेशनल पार्क इसका नाम रखा जाए। इसका जो क्षेत्रफल है वो 520.82 वर्ग किलोमीटर है और ये पौड़ी और नैनीताल जिले में हमारा पड़ता है। प्रवेश द्वार कहाँ है इसका? डिकाला है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रखा था मतलब पिछले एग्ज़ाम जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं अभी 2023 में, उनमें किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन था। इसके बीच में कौन सा दून है? पाटली दून है। और नैनीताल में कौन कौन से दून है आप बताएंगे कमेंट करके। वैसे कोटा व पतली है ये दून है। खैर 1 नवंबर 1973 को क्या हुआ कि इंडिया का पहला बाघ संरक्षित नेशनल पार्क बना। तो ये 1 नवंबर 1973 को बना। कई जगह कन्फ्यूज़न है कि 1 अप्रैल को बना। जी नहीं, 1 अप्रैल 1973 को ही बना है। ऐसा कुछ नहीं है 1 अप्रैल जैसा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। अप्रैल 2012 में यहाँ पे 500 मीटर के इस जो ये राष्ट्रीय उद्यान है उसके 500 मीटर के एरिए में, उसके बाहर आउटर बाउंड्री में साइलेंस जोन घोषित किया गया। मतलब वहाँ से कोई एक लकड़ी का टुकड़ा भी नहीं उठा सकता। साइलेंस जोन रहेगा, वहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, किसी तरीके का शोर शराबा नहीं हो सकता। ठीक है। 2013 में STPF की स्थापना की गई। अब आते हैं गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा उत्तरकाशी में है और ये 1980 में इसकी स्थापना हुई। इसका जो क्षेत्रफल है वो 472 वर्ग किलोमीटर है और संचालन कौन करता है, यानी कि चलाता कौन है इसको? तो राजा जी नेशनल पार्क जो देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1982 में होती है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 624 वर्ग किलोमीटर है। यह चमोली में पड़ता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जोशीमठ में। हेडक्वार्टर आप समझ रहे हैं ना क्या होता है? जहाँ से हर चीज़ कंट्रोल होती है, मुख्यालय जिसको बोलते हैं। 1988 में इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया। फूलों की घाटी, इसकी स्थापना भी 1982 में हुई, लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है वो 87.5 वर्ग किलोमीटर है जो चमोली में पड़ता है। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जोशीमठ में है। ये किन पहाड़ियों से गिरा हुआ है? नर व गंधमादन पहाड़ियों से। 14 जुलाई 2005 ये डेट सहित एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है। इस तारीख को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इसके बीच से कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है और जिसका उद्गम स्थान क्या है? कामेत पर्वत, जिसकी ऊंचाई क्या है? 7756 मीटर और ये दूसरा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। किसके द्वारा खोजा गया ये? तो फ्रैंक स्मिथ या फ्रैंक स्माइथ हिंदी में बोलो तो, उनके द्वारा ही खोजा गया 1931 में। यहाँ से वो 250 बीज अपने साथ वापस लेके गए जहाँ के वो थे इंग्लैंड के, और वहाँ पे ये सारे फूलों के बीज थे। बुक कौन से लिखी उन्होंने? द वैली ऑफ फ्लावर, तभी से इसका नाम क्या पड़ा? वैली ऑफ फ्लावर्स। केदारखंड के स्कंद पुराण के केदारखंड में क्या बोला गया? इसको नंदन कानन बोला गया है। और कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में क्या बोला गया है? अलका। अन्य नाम जो इसके हैं वो है गंधमादन, बैकुंठ, भ्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा और फ्रैंक स्मिथ घाटी। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में होती है और ये 820.42 वर्ग किलोमीटर का के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में पड़ता है। यहाँ से 23 प्रकार के स्तनधारी यानी कि मैमल्स पाए जाते हैं। 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं और इसका मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1979 में हुई है या 89 में होती है, मुझे बोलना नहीं आता तो मैं इसको 1989 बोलता हूँ। इसका जो क्षेत्रफल है ये 2390 वर्ग किलोमीटर है, सबसे ज़्यादा है, और सबसे कम किसका है? फूलों की घाटी का, 87 वर्ग किलोमीटर। ये उत्तरकाशी में पड़ता है और ये किसके लिए फेमस है? हिम तेंदुए के लिए फेमस है। ये आपके कनिष्ठ सहायक 2023 में क्वेश्चन आ रखा था। वन्य जीव विहार, सबसे पहले बात आती है वन्य जीव विहार क्या होता है। देखो आपको पहले डिफरेंस बता देता हूँ, नेशनल पार्क और वन्य जीव विहार, इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है? जो वन्य जीव विहार होते हैं वो पशुओं के लिए
किसी ज़्यादा एक पशु या उससे ज़्यादा पशुओं के लिए संरक्षित होते हैं। लेकिन जो नेशनल पार्क होता है उसमें पशु, वनस्पतियाँ, जड़ी बूटी, पेड़ पौधे सब संरक्षित होते हैं। जो हमारा वन्यजीव विहार है वो नेशनल पार्क बन सकता है, राष्ट्रीय उद्यान बन सकता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान कभी वन्यजीव विहार नहीं बन सकता। तो ये इनमें बेसिक जो डिफरेंस है वो है। काफ़ी बार लोग पूछते भी हैं, अपर PCS का जो मेंस होता है उसमें भी ये क्वेश्चन आता है कभी कभी। सबसे पहले बात करते हैं गोविंद वन्यजीव विहार की। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में हुई। लेकिन याद रखिएगा इससे पहले कौन सा वन्यजीव विहार था? 1935 में हमारा मोतीचूर वन्यजीव विहार था, यहीं पे था। अभी हम देखते हैं। चलिए छोड़िए। 1935 में हमारा मोतीचूर वन्यजीव विहार जो था वो पहला, उत्तराखंड का पहला वन्यजीव विहार था जिसको किसमें समाहित कर दिया गया था? राजाजी नेशनल पार्क में। ठीक है। उसके बाद 1955 में 485 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ गोविंद वन्यजीव विहार बनता है जो उत्तरकाशी में स्थित है। ये भी हिम तेंदुए के लिए फेमस है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या होती है। हिम तेंदुए के लिए दो, एक तो राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव विहार फेमस है। दोनों उत्तरकाशी में है और दोनों के नाम भी क्या है? लगभग सेम है। तो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान भी है और गोविंद वन्यजीव विहार भी है। तो लोग सोचते हैं जब राष्ट्रीय उद्यान की बात आती है तो कि ये हमारा गोविंद ही है, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान में हिम तेंदुए के लिए फेमस है वो गंगोत्री है, लेकिन जो वन्यजीव विहार में फेमस है वो गोविंद है। ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है उससे। उसके बाद आती है हमारे केदारनाथ वन्यजीव विहार। 1972 में इसकी स्थापना हुई और 957 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। ये चमोली और रुद्रप्रयाग में फैला हुआ है। उसके बाद आता है हमारा अस्कोट, जिसकी स्थापना 1986 में हुई और इसका क्षेत्रफल जो है वो 600 वर्ग किलोमीटर है। ये पिथौरागढ़ में पड़ता है और ये किसके लिए फेमस है? कस्तूरी मृग अभ्यारण्य के लिए फेमस है। यहाँ पे इनका संरक्षण होता है। सोना नदी वन्यजीव विहार 1987, इसका क्षेत्रफल 301 किलोमीटर स्क्वायर है और ये पौड़ी जिले में पड़ता है। बिनसर वन्यजीव विहार, ये 1988 में इसकी स्थापना हुई। 47 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये अल्मोड़ा में। मसूरी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1993 में हुई। 11 वर्ग किलोमीटर इसकी क्षेत्रफल है और ये देहरादून में पड़ता है। ये सबसे कम क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है और जो केदारनाथ है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला आपका क्या है? वन्यजीव विहार है। मसूरी का जो ये वन्यजीव विहार है ये पहाड़ी बटेर के लिए बहुत फेमस है, जिसको माउंटेन क्वेल भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद आता है नंदौर वन्यजीव विहार, जिसकी स्थापना 2012 में हुई। इसका क्षेत्रफल 270 किलोमीटर स्क्वायर है और ये नैनीताल में पड़ता है। तो हमारे कितने राष्ट्रीय उद्यान हुए? पहले हम बात कर लेते हैं वन्यजीव विहार की, आप लोगों के सामने है। हमारे 7 वन्यजीव विहार हुए और हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हुए। ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि 7 गढ़वाल में ज़िले, 6 कुमाऊं में ज़िले, 7 वन्यजीव विहार और 6 राष्ट्रीय उद्यान। मैं छोटी छोटी ट्रिक्स बता देता हूँ, फॉलो करना या ना करना आपके ऊपर है। उसके बाद आते हैं संरक्षण आरक्षित, यानी कि जब हम किसी चीज़ को एक संरक्षण देते हैं उसके लिए अलग से एक संस्थान या आप कहें कि एक क्षेत्र बना देते हैं, जिसको संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं आसन वेटलैंड की, जिसको 2005 में स्थापित किया गया और ये देहरादून में। उसके बाद झिलमिल झील जो 2005 में बनी, मतलब बनी नहीं, संरक्षित किया गया इनको, और ये हरिद्वार में है। पावलगढ़ ये 2012 में बना और ये नैनीताल में है। संरक्षित जब भी मैं बोलूँ बना, यानी कि उसका मतलब संरक्षण है। उसके बाद आता है नैनीदेवी हिमालयन बर्ड, ये 2015 में संरक्षित हुआ और ये नैनीताल में है। ठीक है, तो नैनीताल में 2 हैं, एक हरिद्वार में, एक और देहरादून में। उसके बाद GB पंत स्थलीय उच्च प्राणी उद्यान, इसकी स्थापना 1995 में हुई और ये नैनीताल में है। ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो इस पोर्शन से आते हैं क्योंकि इसको बच्चे कम पढ़ते हैं। तो 1995 में किसकी स्थापना हुई? GB पंत यानी गोविंद बल्लभ पंत स्थलीय उच्च प्राणी उद्यान की, जो नैनीताल में है।
उसके बाद नंदा देवी जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, जिसकी स्थापना 1998 में हुई, और ये चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में है। 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र खोला गया। मेहरुड़ी कहाँ है? बागेश्वर में है। 1980 से 81 में कस्तूरी मृग फार्म योजना शुरू की गई। 1982 में क्या हुआ इसके अंतर्गत कि कांचुला खर्ग में कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र खोला गया। कांचुला खर्ग कहाँ है? चमोली में पड़ता है। उसके बाद 1991 में टाइगर वॉच योजना शुरू की गई और 1990 से 91 में स्नो लेपर्ड योजना यानी कि हिम तेंदुआ योजना शुरू की गई। इसी के साथ दोस्तों हमारा जो चैप्टर 5 है वन आंदोलन और वन्य जीव, ये हमारा समाप्त होता है। आज डे 8 था और 8 दिनों में हमारे 5 चैप्टर यानी कि 1/4 पोर्शन ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से आप विश्वास बनाए रखिए, हमसे जुड़ के रहिए और हम 30 दिन का टारगेट लेके चलते हैं। इसमें हम हो सकता है 28 हो जाए, 29 हो जाए या 31 या 32 हो जाए, इससे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। आपकी क्लासेस निरंतर रूप से आती रहेंगी, तो पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।